10 बजे का समय था। महिमपुर गांव के घने जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चील और कौवे की आवाजें थोड़ी बहुत इस सन्नाटे को भंग करने में कामयाब हो रही थीं। इसी बीच कोई तेज तेज कदमों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहा था। हे भगवान, मुझे यहाँ से सही सलामत गांव पहुंचा देना। अगर मेरी बीवी की अचानक तबीयत न खराब होती तो मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाता। तभी सियारों की आवाजों ने उसको एकदम से डरा दिया। उसने डरकर अपनी चाल और तेज कर दी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, मत करना। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी सांसें रुक गईं। चीखता हुआ झाड़ियों में घुस गया, ये सोचकर कि वहां वो उससे छिप पाएगा। कुछ देर शांति छाई रही और फिर अचानक झाड़ियों से उस आदमी का कटा सर निकलकर जमीन पर आ गिरा और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद एक कार तेज रफ्तार के साथ महिमपुर रोड से गुजर रही थी। रास्ता काफी सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल और उसके बीच से होती हुई एक पतली सड़क। प्रथमेश ड्राइव कर रहा था और पारुल उसके बराबर में बैठी थी। जानवी और स्मित बैक सीट पर बैठे थे। ओ भाई, अब तो मैं इनको कॉल भी करेगा या फिर उसके गांव पहुंचने के बाद ही उसे पता चलेगा कि हम उससे मिलने आ रहे हैं? सोच तो ये रहा हूं यार। तभी गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची और प्रथमेश ने ब्रेक लगा दिए। यार ये देखो, ये सामने तो 2 मोड़ है, किसी पर कोई बोर्ड या माइलस्टोन भी नहीं लगा हुआ है। अब तो मयंक को कॉल करना ही पड़ेगा यार। ये कहकर प्रथमेश ने मयंक को कॉल लगाया। मयंक उस समय अपने पिता के साथ बैठा बातें कर रहा था। हेलो हेलो मयंक, अरे कैसा यार तू तो यार गांव जाकर हमें भूल ही गया भाई। अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो हर दिन तुम लोगों को याद करता हूँ। अब तो तुम लोग भी फ्री हो, तुम लोग यहीं आ जाओ ना यार गांव में। हाँ भाई, हम तेरे ही गांव आ रहे हैं, तो फिक्र क्यों कर रहा है? अच्छा, क्या सच में? कब आ रहे हो तुम लोग? अरे हम तो यार तेरे गांव के लिए दोपहर में ही निकल गए थे यार। यहाँ ये महिमपुर रोड पर ही ना एक चौराहा आया हुआ है यार, इस पर आगे 2 रास्ते जा रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस रास्ते पर बढ़ा जाए। बच्चों, तुम्हें वहां से दाएं रास्ते पर मुड़ना है, लेकिन इस समय तुम लोग गांव नहीं आ सकते। वो रास्ता रात में सफर करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है बेटा। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उस रास्ते पर? वहाँ चेटकिन का साया है, एक डायन जो पिछले 6 साल से रात के समय उस रास्ते पर और आसपास के पूरे जंगल में जो है ना वो भटकती है बेटा, और वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को समाप्त कर देती है बेटा। तो अभी हम क्या करें अंकल? तुम लोग बेटा किसी तरह उस चौराहे पर रात बिता लो, सुबह फिर मैं मयंक को तुम्हें लेने के लिए यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है? जी ठीक है अंकल, ओके। ये कहकर प्रथमेश ने कॉल काट दिया। चेटकिन, यार मुझे तो इसके नाम से ही डर लग रहा है। ठीक है, सुबह तक यहीं रुकते हैं। अरे जानवी, हम लोग शहर के लोग हैं यार, गांव के लोगों की बात सुनकर हम भी अपनी थिंकिंग उनकी जैसी बना लें क्या? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, हम रुकेंगे थोड़ी ना, हम अभी और आगे बढ़ेंगे, देखना।
ये कहकर प्रथमेश ने दाएं हाथ वाले रास्ते पर कार आगे बढ़ा दी। यार, ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा सुनसान दिख रहा है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली गुजरी। अरे प्रथमेश ने उस बिल्ली को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। बोनेट से धुआं निकलने लगा और सभी कार के बाहर निकल आए। अरे यार प्रथमेश, ये तूने क्या किया? अरे यार, वो बिल्ली को बचाने के चक्कर में कार ठुक गई यार। लेकिन अब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे कैसे? मयंक के पिता ने कहा था कि इस रास्ते पर खतरा है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अगर इसी तरह से डरते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सभी ने एक आवाज सुनी और एक साथ उस तरफ देखा। अपने से कुछ ही दूरी पर उनको एक खूबसूरत लड़की नजर आई जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। जी आप? इश्मित सिर्फ इतना ही बोला और प्रथमेश ने उसकी बात को पूरा किया। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। पास में ही मेरा एक छोटा सा घर है। ये सुनकर उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, आप चाहे तो सुबह तक मेरे घर में रुक सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी उस लड़की के पीछे उसके घर में पहुंच गए। आप सभी अब आराम कर लें, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे आप इस जंगल में ही रहती हैं, तो उस चेटकिन के बारे में तो जरूर कुछ जानती होंगी। हम जहाँ जा रहे हैं उनके मुंह से हमने किसी चेटकिन के बारे में सुना है। हाँ, कुछ कुछ उसके बारे में जानती हूँ। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? हाँ जी बिल्कुल। ये बात 6 साल पहले की है। महीनपुर गांव में एक महिला जिसकी उम्र 25 साल थी, अपनी गोदी में एक बच्चा लिए हुए गांव में आई थी। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसके आकर्षण से उसकी उम्र 25 साल लग रही थी। अरे ये कौन है? गांव के कुछ लोग और मुखिया उसके करीब पहुंचे। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ। और तुम कौन हो बेटी? यहाँ किसके घर आई हो? मुखिया जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं पास ही के गांव लक्ष्मीपुर से आई हूँ। मेरे पति ने मुझे मेरे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अरे राम 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 राम, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अपनी पत्नी को ही अपने घर से निकाल दिया, बताओ। जी मुखिया जी, आप मुझे इस गांव में आसरा दे देंगे तो मेरी काफी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है मीनाक्षी, गांव के बॉर्डर के पास एक कुटिया है, तुम उसमें अपने बच्चे के साथ रह सकती हो। मीनाक्षी अब अपने बच्चे के साथ उस घर में रहने लगी थी। लेकिन उसके रहने के ठीक बाद से ही गांव के बच्चे रहस्यमयी तरह से गायब हो जाते थे और उनकी लाश जंगल में बहुत बुरी हालत में पड़ी मिलती थी। मेरा बेटा! ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। मीनाक्षी हमेशा अपने बच्चे को गोद में रखती थी और वो बच्चा न जाने क्यों न कुछ बोलता न ही रोता था। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। एक शाम जब वो अपने घर पर बैठी थी, गांव का एक आदमी मोहन उसके पास पहुंचा।
देख मीनाक्षी, तू अकेले कब तक अपना जीवन ऐसे गुजारेगी? तू एक काम करना, तू मुझसे ब्याह कर ले और मेरे साथ मेरे घर पर रानी बनकर रहना। वो मीनाक्षी को अजीब तरह से देखते हुए कह रहा था। मोहन जी, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं मुखिया जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे एक तो मैं तेरी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, है? और तू मुझ पर ही भड़क रही है। जा पड़ी रही इस छोटी सी कुटिया में। ये कहकर मोहन झुंझलाता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के 2 दिन बाद रात के समय गांव में रहने वाले संदीप और उसकी पत्नी चीखते हुए अपने घर से निकले। मुन्नी, दीपू, तुम कहाँ हो बच्चों? उनकी आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने घरों से निकले। और मुखिया जी ने उनसे सवाल किया। अरे क्या हुआ है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे मुखिया जी, दीपू और मुन्नी हमारे साथ ही सोए थे, लेकिन अभी जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो पाया कि वो हमारे घर में है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे कहाँ जा सकते हैं भाई? तभी मोहन भी भागा भागा वहाँ पहुँचा। मुखिया जी। हाँ, क्या हुआ मोहन? अरे तुम भी इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? वो मीनाक्षी और उसका बच्चा, वो कोई इंसान नहीं है। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? अरे मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ मुखिया जी। मुन्नी और दीपू उसी घर में, मीनाक्षी ही उनको उठा कर ले गई थी और उसका कोई बच्चा नहीं है। वो एक दानव है, दानव। मैंने उसे दीपू और मुन्नी का मांस खाते हुए देखा। ये सुनकर सभी गांव के लोग हैरान रह गए। क्या दीपू और मुन्नी उसके घर में? अब सब जल्दी से मीनाक्षी के घर चलो भाई। सभी गांव के लोग मीनाक्षी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीपू और मुन्नी दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं। उनके पास ही मीनाक्षी और उसका बच्चा सो रहे हैं और उस बच्चे के मुंह पर खून भी लगा हुआ था। दीपू, मुन्नी। उसके माँ बाप के मुंह से दर्द भरी आह निकली और वो अपने बच्चों से लिपटकर रोने लगे। ये देखकर मीनाक्षी भी नींद से जागी और सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? अब तुम्हारी असलियत सबके सामने है मीनाक्षी। ये कहकर मुखिया ने गांव वालों से कहा, इस डायन को इसके बच्चे समेत बड़े मंदिर में ले चलो। एक आदमी ने उसके बच्चे को उठाया और 2 आदमियों ने मीनाक्षी को पकड़ा और उनको घसीटते हुए बड़े मंदिर ले गए। मंदिर के बाहर लगे हुए एक पेड़ से उन्होंने मीनाक्षी को बांध दिया। हम तुझे और तेरे इस दानव को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बहुत दे दी हमने हमारे गांव के बच्चों की बलि। मुखिया जी, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसके बच्चे को मंदिर के पीछे गाड़ दो। वहां न ये डायन जा सकेगी और न ही ये दानव बाहर आ सकेगा। उन्होंने उसके बच्चे को मंदिर के पीछे जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया। वो रोती बिलखती रह गई। उसके बाद गांव वालों ने मीनाक्षी को पेड़ समेत आग लगा दी। हे भगवान, ये कहानी तो बहुत ही उलझी हुई है। क्या सच में उस छोटे से बच्चे ने 2 बच्चों को मारकर खाया था? इस पर वो लड़की बोली, नहीं, असल में मोहन ने ही उन दोनों बच्चों को अगवा किया था। जब मीनाक्षी बेखबर सो रही थी तो मोहन ने उन बच्चों को मारकर उसके घर में लिटा दिया था और उन दोनों का खून मीनाक्षी के बच्चे के मुंह पर भी उसी ने लगाया था, क्योंकि मीनाक्षी ने जब उसका प्रस्ताव ठुकराया था तो उसको बहुत बुरा लगा था। इसी जलन के चलते उसने ये साजिश करके मीनाक्षी और उसके बच्चे को मरवा दिया। अब मीनाक्षी मरने के बाद असली डायन चटकिन बन गई है और वो इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देती है। कहानी तो अच्छी थी, लेकिन क्या ये सच है?
जो लोग मानते हैं उनके लिए तो सच ही है। खैर, मैं आप सभी के लिए बिस्तर लगा देती हूँ। अब आप बेफिक्र होकर सो जाना। उस लड़की ने इन सभी के लिए बिस्तर लगा दिया। और ये चारों गहरी नींद में सो गए। इन चारों को सोता हुआ देखकर वो लड़की रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगी। रात के करीब 3 बजे प्रथमेश के कानों में एक आवाज गूंजी। उसकी आंख खुल गई। चबड़ चबड़ की वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर किसी मांस के टुकड़े को चबा रहा है। प्रथमेश ने उठकर देखा तो इश्मित के पास वही लड़की बैठी थी। प्रथमेश की तरफ उसकी पीठ थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रही है। अरे सुनिए, आप इश्मित के पास बैठी क्या कर रही हैं? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रथमेश को ये अटपटा लगा। वो उठकर उसके पास गया और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो लड़की जो कुछ देर पहले बहुत खूबसूरत दिख रही थी, अब वो एक भयानक डायन बन चुकी थी। उसके शरीर की रंगत नीली हो चुकी थी। उसके पंजे खूंखार हो चुके थे। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो इश्मित के कंधे से मांस चबा चबा कर खा रही थी और उसके होठों के इर्द गिर्द इश्मित का खून लगा था। प्रथमेश की चीख सुनकर पारुल और जानवी नींद से जाग उठी और ये डरावना मंजर देख उन दोनों का भी दिल दहल उठा। उस डायन ने उन तीनों की तरफ देखा। पारुल, जानवी, भागो भागो। और वो तीनों तेजी के साथ घर से निकले। नहीं बचोगे। उन तीनों का दिल दहशत में आकर जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक ही सांस में काफी देर तक भागते रहे। और फिर थककर एक जगह सांस लेने के लिए रुके। वो अचानक से डायन कैसे बन गई? इसका मतलब है कि वही चेटकिन है। वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही कहानी बता रही थी। उनको रुके हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तभी चेटकिन वहां पहुंची और उसने प्रथमेश का गला पकड़ लिया। पारुल प्रथमेश को उससे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी। छोड़ इसे! चेटकिन ने तभी पारुल को धक्का दे दिया और वो दूर जा गिरी। पारुल, पारुल। पारुल, पारुल। जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो तीनों जल्दी से झाड़ियों में छिप गए। कहाँ हो तुम तीनों? नहीं छोड़ूंगी। चेटकिन उनको ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। वो तीनों भी अपनी सांस रोके बड़ी ही शांति के साथ खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जानवी, चुप रहना, वो जा रही है। चेटकिन आगे निकल गई। अब उन तीनों ने चैन की सांस ली। पारुल, वो देखो। उनको दूर एक रोशनी नजर आई। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक मंदिर है और उसी के अंदर बल्ब जल रहा है। मंदिर। चलो हम जल्दी से मंदिर में चलते हैं। उसके अंदर हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, चलो। अब तीनों बड़ी ही सावधानी से झाड़ियों से निकले और मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। वो तीनों बड़े ही आराम से मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे और मंदिर अब कुछ ही कदम के फासले पर था। तभी अचानक से चेटकिन उनके सामने आ गई।
और वो घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसने झट से पारुल को पकड़ लिया। उसने अपना खूंखार पंजा पारुल के पेट में मार दिया। पारुल के पेट से खून आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। चटकिन भयानक अंदाज में हंस रही थी। प्रथमेश फटी आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रहा था। जानवी वहीं पड़ी हुई थी और पारुल के शरीर से मांस खा रही थी। अगर मैं भी भागता रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे इसे रोकना है तो कुछ तो करना ही होगा। वो जल्दी से मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर घुसने के बाद वो मंदिर के पीछे पहुंचा, जहां एक साफ मैदान था। इसकी आखिरी इच्छा थी कि ये अपने बच्चे को गोद में ले और फिर यहाँ से दूर चली जाए। ये कहकर प्रथमेश ने पास ही पड़ा फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। इस तरफ अब चटकिन जानवी की तरफ बढ़ रही थी। प्रथमेश, मुझे बचाओ! प्रथमेश के कानों में जानवी की आवाज टकराई तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अब उसे एक बच्चे का कंकाल नजर आया। हाँ, यही है। मुझे छोड़ दो मुझे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चटकिन तेजी से जानवी पर झपटी और उसने उसके पेट को खरोंचना शुरू कर दिया। जानवी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके पेट से खून निकलने लगा। चटकिन भयानक अंदाज में हंसी। उसने अपना खूंखार पंजा हवा में उठाया और जानवी को वो मारने ही वाली थी कि तभी रुक जाओ मीनाक्षी। उसने देखा कि प्रथमेश अपने हाथ में एक बच्चे का कंकाल लिए खड़ा है, जिसके गले में वही लॉकेट था जो वो अपने बच्चे के गले में डालकर रखती थी। ये देखो तुम्हारा बच्चा। तुम इसी को पाना चाहती थी ना। ये देखो। ये सुनकर चटकिन के चेहरे पर आया गुस्सा खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो प्रथमेश के पास पहुंची और उसने अपने बच्चे के कंकाल को हाथों में ले लिया। मुन्ना! और धीरे धीरे वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। जानवी उठो। कहाँ गई? उसे अब मुक्ति मिल गई है। अब वो इस जंगल में कभी नहीं भटकेगी। ये सुनकर जानवी ने चैन की सांस ली। वो दोनों अपनी जान की खैर मनाकर वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद राजेश साइकिल पर सवार गांव की एक गली से गुजर रहा था। अरे आज तो चंपा का पति शहर गया हुआ है। आज उससे बात करने का एकदम सही मौका है ये। कुछ ही देर में वो चंपा के घर पहुंचा और उसके दरवाजे को पीटने लगा। चंपा चौंकते हुए नींद से जागी। कौन है? अरे मैं हूँ चंपा। अरे राजेश है। राजेश भैया, इस समय मैं घर पर अकेली हूँ। मुकेश शहर गए हुए हैं। आपको उनसे मिलना है तो 2 दिन बाद आना। अरे चंपा, अरे उससे नहीं। अरे मुझे तो तुमसे मिलना है, तुमसे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छलक आई। तभी अचानक से उसको अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अगर बात ही करनी है तो मुझसे बात कर सकते हो राजेश। ये भयानक आवाज सुनकर राजेश ने जैसे ही पलट कर देखा तो चटकिन अपने भयानक अवतार में उसके सामने खड़ी थी। चटकिन, तुमको तो मुक्ति मिल गई थी ना। और तुम गांव में कैसे आ सकती हो? मिल गई है, लेकिन जब भी गांव की किसी भी महिला पर कोई मर्द गंदी नजर रखेगा तो चटकिन वापस आएगी। ये कहकर वो राजेश पर झपट पड़ी। राजेश की आखिरी चीख पूरे गांव में गूंज कर रह गई।
और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया।